प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RWS सिविल सर्विसेज में। उम्मीद है आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, तरोताज़ा होंगे और आज की क्लास को पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। ठीक है बच्चों, कौन कौन बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार मैं देख लेता हूँ। किरण, शिवम गंगवार जी, गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्ते आप सभी को। सभी बच्चे जुड़ जाएं जल्दी से। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक संवैधानिक महत्व का आर्टिकल जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। एडिटोरियल आर्टिकल, एडिटोरियल पीस द हिंदू में प्रकाशित हुआ है जो आज के पेपर में। इसके अलावा आप लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स वगैरह देख रहे होंगे तो आज तो काफ़ी बिजी होंगे आप लोग। बताइए कौन बन रहा है भारत का प्रधानमंत्री? आपको क्या लगता है कुछ दिनों के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अपने अपने विचार बता सकते हैं आप कमेंट करके। ठीक है बच्चों। गुड इवनिंग आकाश, प्रिंस, प्रणाम, गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल से ही हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं शाम के टाइम 5 बजे, जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर और कभी कभी द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में प्रकाशित होने वाले एडिटोरियल पीसेस जो सिविल सेवाओं के लिए प्रासंगिक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सिविल सेवा परीक्षाओं के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं और जहां से प्रश्न बनने की भी संभावना होती है, प्राथमिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। ऐसे एडिटोरियल पीसेस का हम लोग एनालिसिस किया करेंगे डेली इस क्लास में। ठीक है बच्चों, और यथासंभव आसान भाषा का प्रयोग करने की कोशिश हम लोग किया करेंगे। लेकिन द हिंदू में जो कंटेंट आता है या इंडियन एक्सप्रेस में जो कंटेंट आता है उसकी भाषा थोड़ा एक मतलब इतना कॉम्प्रिहेंसिवली टॉपिक्स को कवर किया जाता है, इतना डीपली जाके एनालाइज किया जाता है कि भाषा को बहुत ज़्यादा सिंपल बनाना संभव भी नहीं होता। लेकिन जटिल या कहें कि कॉम्प्लेक्स भाषा जो इंग्लिश यूज़ होती है न्यूज़पेपर्स में, उसको हम आपको हिंदी में यथासंभव सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं, अपने मित्रों को आमंत्रित कर लें। ज्योति गुड इवनिंग, अयान गुड इवनिंग, सनी गुड इवनिंग। सर हम तो सुबह से लेक्चर ले रहे थे, सुना जा रहा था, ये आगे हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा आर्टिकल आज हम करने वाले हैं। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो सबसे मेन संपादकीय लेख छपा है या कहें कि एडिटोरियल पीस छपा है उसका हम एनालिसिस करेंगे। ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी डीपली एनालाइज किया गया है एक संवैधानिक प्रश्न को। तो सबसे पहले तो हम इस आर्टिकल के राइटर के बारे में जान लेते हैं जो हाई कोर्ट के जज हैं, मद्रास हाई कोर्ट के जज। ठीक है बच्चों, और ये जो आर्टिकल है ये संपत्ति के अधिकार पर आधारित है। संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में आप बेसिक बात जानते होंगे कि पहले ये भारत के संविधान के 44वें संशोधन 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट हुआ करता था। और उसके बाद 44वें संशोधन के माध्यम से 1978 में जो 1979 में लागू हुआ, उसके बाद इसको बना दिया गया संवैधानिक अधिकार या एक तरह से वैधानिक अधिकार भी कह सकते हैं। तो उसी राइट टू प्रॉपर्टी पर आधारित है ये आर्टिकल। राइट टू प्रॉपर्टी कैसे विकसित हुआ इंडिया के संवैधानिक इतिहास में, स्वतंत्रता के बाद जब संविधान लागू हुआ उस समय उसकी क्या स्थिति थी राइट टू प्रॉपर्टी की, कैसे कैसे संविधान संशोधन किए गए, कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आए और कैसे स्थिति यहाँ तक पहुँची। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस आर्टिकल की हेडलाइन क्या है और उसको हिंदी में हम क्या कहेंगे। इंग्लिश में कहा गया है प्रॉपर्टी इज रियल एंड सो शुड द कंपनसेशन। यानी इसको अगर हिंदी में लिखें तो ये कहा जाएगा कि संपत्ति वास्तविक है, संपत्ति वास्तविक है, इसलिए
मुआवजा भी वास्तविक होना चाहिए। इसका कुछ सेंस निकाल पा रहे हो बच्चों आप? संपत्ति वास्तविक है, यानी कि प्रॉपर्टी इज रियल, इसलिए मुआवजा भी वास्तविक होना चाहिए। प्रॉपर्टी इज रियल एंड सो शुड द कंपनसेशन। ठीक है बच्चों, यानी यहां बात ये चल रही है कि संपत्ति वास्तविक होती है, प्रॉपर्टी, और अगर प्रॉपर्टी राज्य के द्वारा अधिग्रहित कर ली जाए, यानी इंडियन स्टेट जो है या स्टेट गवर्नमेंट्स जो है अगर किसी की प्रॉपर्टी का अधिग्रहण करते हैं तो उसके बदले में मुआवजा जो है वो भी वास्तविक ही दिया जाना चाहिए, यानी कि कुछ निश्चित आधारों पर फेयर कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, अच्छा मुआवजा। मुआवजे की काफ़ी चर्चा होगी इस आर्टिकल में, उसको हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, फिलहाल तो आप एक जनरल सी सेंस समझ लीजिए जो इस हेडलाइन की है, उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे। जब पूरी क्लास आप अटेंड कर चुके होंगे तब आप समझ जाएंगे कि इस हेडलाइन का क्या मतलब है। ठीक है बच्चों, हेडलाइन ये है कि संपत्ति वास्तविक है इसलिए मुआवजा भी वास्तविक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लेते हैं कि ये जो आर्टिकल है इसको एनालिसिस करने के लिए मैंने क्यों चुना। आपके लिए या कहें कि सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए ये कैसे प्रासंगिक है। एक तो ये बात है कि ये डायरेक्टली जो है संपत्ति के अधिकार की यहाँ पे बात हो रही है, यानी एक राइट की बात हो रही है जो पहले फंडामेंटल राइट था, उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया, या कह सकते हैं कि लीगल राइट बन गया। तो ये राइट्स तो हमारे सिलेबस का पार्ट हैं ही। हमारा जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें जनरल स्टडीज पेपर 2 में संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी से, या कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ठीक है बच्चों, तो ये डायरेक्टली जो है संपत्ति के अधिकार की बात कर रहा है ये आर्टिकल। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा इसमें हो रही है, मौलिक अधिकारों की बात इसमें हो रही है, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की बात इसमें हो रही है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है भारत की संसद की, उसकी बात इसमें हो रही है। समाजवादी राज्य की स्थापना का जो लक्ष्य है, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी मौजूद है। इसके अलावा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में कई सारे अनुच्छेदों में ऐसी बातें हैं जो अगर राज्य इंप्लीमेंट करता है तो भारत एक समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित होने की तरफ आगे बढ़ेगा। और समाजवादी राज्य का भारत के संदर्भ में अर्थ है लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है बच्चों, तो इतनी सारी चीजें जो है ये आर्टिकल आपका जो है कवर कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये आर्टिकल जो है आपके लिए आपके पाठ्यक्रम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एनी टाइम इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा में जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंतर्गत संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है ये आर्टिकल। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल को समझने से पहले थोड़ा ये देख लेते हैं एक बार कि संपत्ति का जो अधिकार है जिस पर यह आर्टिकल आधारित है उसकी वर्तमान संवैधानिक स्थिति क्या है। ठीक है बच्चों, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं एक बार। भूमि जी, प्रीति, आराधना, जया, शिवम। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? संपत्ति का अधिकार, इस पर यह आर्टिकल आधारित है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो एक बार इस आर्टिकल का एक तो संदर्भ हम समझेंगे कि यह आर्टिकल लिखा क्यों गया, और दूसरा फिर हम इसको प्रॉपरली पढ़ते हुए चलेंगे कि इसमें क्या बात कही गई है। तो उसके लिए जरूरी है कि वर्तमान में संपत्ति के अधिकार का
क्या स्थान है भारत के संविधान में, संवैधानिक स्थिति क्या है, उसको देख लेते हैं। भारत के संविधान के भाग 12 में यानी पार्ट 12 में अध्याय 4 यानी चैप्टर 4 में दिया गया है संपत्ति का अधिकार। और जो आर्टिकल, जो अनुच्छेद है जिसमें ये दिया गया है वो एक ही अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 300 कै, अनुच्छेद 300 कै या आर्टिकल 300A। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई आपको। संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये भारत के संविधान के भाग 12 में है वर्तमान में, और भाग 12 के अध्याय 4 में है। अध्याय 4 में सिर्फ यही एक अनुच्छेद है और सिर्फ यही एक अधिकार है जिसकी बात हो रही है। जिस आर्टिकल के अंतर्गत ये संपत्ति का अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल है अनुच्छेद 300 कै या 300A। अब देख लेते हैं कि इस आर्टिकल में क्या ऐसा लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि कानून के द्वारा, कानून ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कानून यानी विधि, कानून द्वारा दिए गए प्राधिकार के अंतर्गत ही किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। ये क्लियर है बच्चों आपको। कानून द्वारा दिए गए प्राधिकार, कानून द्वारा दी गई शक्ति, कानून द्वारा दिए गए प्राधिकार के अंतर्गत ही किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यानी यहां पे जो कार्यपालिका होती है उसको यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो कार्यकारी आदेश जारी करके किसी की संपत्ति का अधिग्रहण कर ले। कार्यपालिका ही अधिग्रहण करती है अंतिम रूप से, लेकिन वो तब करती है जब संबंधित विधायिका ने अधिग्रहण से संबंधित कोई कानून पारित करा हो आर्टिकल 300 कै के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, यानी विधायिका, चाहे वो केंद्र की विधायिका हो या राज्य के स्तर पे विधायिका हो, वो कानून बनाएगी जो अनुच्छेद 300 कै के अंतर्गत होगा, और उस कानून के अंतर्गत, उस कानून में दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए ही किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने का अधिकार होगा कार्यपालिका को, क्योंकि एग्जीक्यूट तो कार्यपालिका ही करती है, लेकिन अथॉरिटी दी जाएगी विधायिका के द्वारा विधान बनाकर। ठीक है बच्चों, तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है और ये बात संविधान में लिखी गई है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। ठीक है बच्चों, लेकिन इस आर्टिकल को अगर आप गौर से देखें तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करी गई। इसमें सिर्फ इतना कहा गया कि कानून में जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से संपत्ति ले ली जाएगी राज्य के द्वारा किसी नागरिक की। सारी बातें कानून पर छोड़ दी गई। तो कुल मिलाकर व्यवहारिक रूप से अगर देखें तो ये अधिकार एक कानूनी अधिकार बन जाता है कि कानून पर आधारित होगी ना सारी बात। तो इसलिए हम ये बोल देते हैं कि संपत्ति का अधिकार जो है अब वो मौलिक अधिकार नहीं है 1978 के बाद, अब वो संवैधानिक अधिकार है, या ऐसा भी बोल देते हैं कि अब वो वैधानिक अधिकार है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये भी बोल देते हैं और लीगल राइट है ये भी बोल देते हैं। दोनों बातें सही हैं यहाँ पे, लेकिन मौलिक अधिकार अब वो नहीं है, फंडामेंटल राइट अब वो नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बेसिक जानकारी ले ली संपत्ति के अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि ये आर्टिकल जिसको आज हम पढ़ेंगे ये क्यों पब्लिश हुआ, इसका संदर्भ क्या है। इसका संदर्भ है अभी पिछले महीने या कहें कि 2 सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक फैसला। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मामले में दिया गया एक फैसला। ठीक है बच्चों, मई 2024 में, यानी अब से लगभग 2 हफ्ते पहले ये फैसला आया, उच्चतम न्यायालय का फैसला। ठीक है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस मामले में? कोलकाता नगर निगम मामला, कोलकाता नगर निगम मामला। ये आप ध्यान रखना, बहुत ही संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण मामला है ये। अब इस फैसले के बाद कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस, कोलकाता नगर निगम मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें कही, जो मामला था उस पर अपना फैसला दिया, प्लस कुछ ऐसी बातें कही जो स्थायी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस की बातें हैं, यानी कि
स्थायी संवैधानिक महत्व की बातें हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आगे बढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो क्या कहा गया इसमें? इसमें यह कहा गया कि संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार यानी आर्टिकल 300 कै, जैसा कि हमने अभी पढ़ा पिछली स्लाइड में, आर्टिकल 300 कै यानी कि 300A, संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित 7 उप अधिकार आते हैं। उप अधिकार, उप अधिकार, 7 उप अधिकार, सब राइट्स। मतलब एक तरह से ये कहिए कि 7 कंडीशंस जो है वो लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। संपत्ति के अधिकार के साथ 7 कंडीशंस, 7 शर्तें जोड़ दी जो अब इसके साथ लागू होंगी। यानी कि आर्टिकल 300 कै के अंतर्गत अब कोई भी अधिनियम बनेगा या पुराने जो अधिनियम होंगे उनको इन 7 शर्तों को पूरा करना होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि व्यवहारिक रूप से हम कह सकते हैं कि संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत 7 उप अधिकार यानी सब राइट्स जोड़ दिए गए। नागरिकों के संवैधानिक अधिकार बन गए ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इनको कहा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हिस्सा हैं, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से पार्ट है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे नहीं जाएंगे ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो लॉ की तरह ही इंप्लीमेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता नगर निगम मामला जो अभी 2 सप्ताह पहले आया, उसमें संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत ये कहा कि इसमें 7 उप अधिकार यानी 7 सब राइट्स शामिल हैं। अब वे कौन कौन से सब राइट्स हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। पहला है नोटिस का अधिकार। नोटिस यानी राज्य जिस नागरिक की संपत्ति का अधिग्रहण करेगा, देखिए अधिग्रहण से आप सिंपल इतना समझिए जैसे कि किसी की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, राज्य के द्वारा किसी की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है और उसको मुआवजा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब वो दौर तो रहा नहीं जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाता था, कई तरह की चीजों को राष्ट्रीयकृत किया जाता था। अब तो ये है कि जमीन का अधिग्रहण करती है सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने के लिए और कुछ और आर्थिक उद्देश्यों के लिए। तो अगर किसी की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, या सामान्य भाषा में कहें अगर किसी की संपत्ति को लिया जाएगा राज्य के द्वारा, यानी किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जाएगा, तो उस व्यक्ति का यह संवैधानिक अधिकार है कि उसको नोटिस दिया जाए, यानी उसको जानकारी दी जाए कि सरकार ने ऐसा सोच रही है कि इस उद्देश्य के लिए आपकी जमीन इतनी जो है उसका अधिग्रहण कर लिया जाए। तो ये एक हो गया उप अधिकार। उसके अलावा उसे सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा। सुनवाई का मतलब जिसकी प्रॉपर्टी ले रहा है राज्य, उसको सुनवाई का अधिकार देगा, उसकी बात सुनी जाएगी। अगर वो ये कहता है कि नहीं मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह, तो उसे पूरा सुनवाई का मौका दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक उप अधिकार हो गया। इसके अलावा नोटिस देने के बाद और सुनवाई करने के बाद जो अथॉरिटीज हैं जिन्हें अधिग्रहण करना है, जिन्हें उस व्यक्ति से की संपत्ति को लेना है राज्य के किसी उद्देश्य के लिए, तो उनको तर्कपूर्ण निर्णय का अधिकार दिया गया। तर्कपूर्ण निर्णय का अधिकार दिया गया है नागरिक को जिसको उसकी संपत्ति से वंचित किया जा रहा है, यानी कि उसकी सुनवाई करी जाएगी और सुनवाई के बाद जो निर्णय होगा, यानी कि जमीन के अधिग्रहण से संबंधित समझ लीजिए, या सामान्य बात करें तो प्रॉपर्टी से उसको वंचित करने के संबंध में देख लीजिए, तर्कपूर्ण निर्णय लिया जाएगा, उसकी सुनवाई को भी ध्यान में रखा जाएगा। जो भी फैसला होगा, अधिग्रहण करना है नहीं करना है, वो फैसला तर्कपूर्ण होना चाहिए। तर्कपूर्ण फैसले का अधिकार है उस नागरिक को जिसको उसकी प्रॉपर्टी से वंचित किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 जो है उप अधिकार हमने देख लिए। उसके बाद 4th नंबर का जो है वो कहता है कि केवल ओनली लोक उद्देश्य यानी पब्लिक पर्पस के लिए ही अधिग्रहण किया जाएगा। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित अगर राज्य करता है आर्टिकल 300A के अंतर्गत, तो उसका उद्देश्य जो है ना वो लोक उद्देश्य होना चाहिए, यानी पब्लिक पर्पस, यानी सरकारी उद्देश्य से होना चाहिए, वो जनता के भले के लिए, जनता के उपयोग के लिए।
ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको क्लियर हुई यहाँ पे। केवल लोक उद्देश्य यानी पब्लिक पर्पस से ही किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। तो ये जो है फोर्थ उप अधिकार हो गया। उसके बाद फिफ्थ है, उसमें कहा गया है कि पुनरागमन यानी पुनः आगमन या निष्पक्ष मुआवजा का अधिकार। निष्पक्ष मुआवजा मतलब फेयर कंपनसेशन। भैया तो पुनरागमन का अधिकार उस व्यक्ति को दिया जाए, यानी कि टेम्पोरेरी अगर जमीन एक्वायर करी जा रही है फॉर एग्जांपल, तो उसको ये अधिकार हो कि कुछ समय के बाद जो है वो वापस उस जमीन पे आ सके। तो या तो पुनरागमन का अधिकार उसको दिया जाए, अन्यथा उसको फेयर कंपनसेशन दिया जाए, यानी कि पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। फेयर कंपनसेशन, फेयर मतलब जो हर नजरिए से पर्याप्त हो। ठीक है बच्चों, तो निष्पक्ष मुआवजा यानी कि फेयर कंपनसेशन इसको इंग्लिश में बोलेंगे, वो दिया जाए। ये उसका अधिकार है जिसको उसकी संपत्ति से वंचित किया जा रहा है। इसके अगला जो उपअधिकार है वो है कार्यकुशल और त्वरित प्रक्रिया का अधिकार। यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किया जाएगा, जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, उस प्रक्रिया को कार्यकुशल होना चाहिए और वो त्वरित प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है और जिसकी संपत्ति ली जा रही है उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को बोल दिया गया कि तुम्हारी जो जमीन है उसका अधिग्रहण कर रही है सरकार, तो आप इसका यूज मत करना, आप इस पे खेती मत करो, उदाहरण के लिए। लेकिन सरकार ना उसका अधिग्रहण कर रही है, प्रोसेस रुका हुआ है, प्रोसेस त्वरित नहीं है और कार्यकुशल भी नहीं है, उसमें भ्रष्टाचार भी है। ठीक है बच्चों, तो कार्यकुशल और त्वरित प्रक्रिया के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार है नागरिक का, उस नागरिक का जिसकी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है, ताकि जो कुछ होना है वो जल्दी से जल्दी सही समय मतलब तर्कसंगत समय लेते हुए वो हो जाए, सफर ना करना पड़े सिटीजन को। इसके अलावा निष्कर्ष यानी समाप्ति का अधिकार, यानी कंक्लूजन का राइट है। यानी ये जो पूरी प्रक्रिया है उसकी संपत्ति से उसको वंचित करने की प्रक्रिया, या कहें कि उसकी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कंक्लूड होनी चाहिए, ये समाप्त होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि ओपन एंडेड वो जो है लटकी हुई है चीजें, फाइलें उलझी हुई हैं, ना वो व्यक्ति अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर पा रहा है, ना राज्य उसका अधिग्रहण कर पा रहा है, मुआवजा आ नहीं रहा है, आ रहा है तो कुछ आ गया कुछ नहीं आया, फाइलें अटकी हुई हैं। मतलब मैटर जो है कंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है किसी के लिए भी संपत्ति। अगर वो जा रही है लोक उद्देश्य के लिए, राज्य उसका अधिग्रहण कर रहा है कानून के अंतर्गत, संविधान के आर्टिकल 300 कै के अंतर्गत, तो नागरिक को ये 7 उप अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, ताकि ये पूरा प्रोसेस जो है वो टाइमली निपट जाए और उसको जो है हर तरीके से पर्याप्त मुआवजा जो है मिल जाए, वो अपनी जिंदगी जो है शुरू कर सके दूसरे तरीके से, दूसरी जगह या दूसरे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के कोलकाता नगर निगम मामला 2024 काफी महत्वपूर्ण है आगे आने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं और मुख्य परीक्षाओं के लिए भी। इसमें उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है संपत्ति के अधिकार के मामले में, और एक तरह से इस अधिकार का दायरा जो है बढ़ा दिया है, इसका स्कोप जो है वो एक्सपेंड कर दिया है। जैसे जो बच्चे आप में से संविधान वगैरह पढ़ चुके हों, पॉलिटी की अच्छी नॉलेज रखते हो, उन्हें पता है कि आर्टिकल 21 जो है भारत के संविधान का, उसको काफी एक्सपेंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने अपने फैसलों के द्वारा, काफी सारी चीजें उसमें जोड़ दी गई हैं। तो उसी तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने इस फैसले के माध्यम से आर्टिकल 300 कै को एक्सपेंड कर रही है, उसका स्कोप फैला रही है, उसको ज्यादा प्रासंगिक, ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा स्पष्ट बना रही है। ठीक है बच्चों, तो संपत्ति के अधिकार को लिया जाएगा, यानी संपत्ति किसी की अधिग्रहित की जाएगी, वो विधि के द्वारा ही होना चाहिए, और विधि जो है, जो कानून होगा जिसके अंतर्गत संपत्ति ली जाएगी, उसको ये 7 बातें सुनिश्चित करनी चाहिए। ये 7 बातें उसको सुनिश्चित करनी चाहिए। ये 7 बातें जो हैं
ये नागरिकों के अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुके हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे हमने देखा है कि हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर लागू है, यानी शक्तियों का पृथक्करण। यानी सरकार के जितने भी कार्य हैं उनको 3 अंगों में बांटा गया है, केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों जो सरकार के अंग हैं वे संविधान के अंतर्गत, संविधान से ही शक्तियां उनकी ली जाती हैं, संविधान ने ही उनकी सीमाएं निर्धारित कर रखी हैं, और वो संविधान की सीमाओं में रहते हुए अपना अपना कार्यक्षेत्र में अपना अपना संवैधानिक दायित्व पूरा करते हैं। और इस प्रोसेस में कई बार उनके बीच में एक तरह से संघर्ष कह लीजिए या मतभेद कह लीजिए या टसल कह लीजिए, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कई बार। और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, ये संविधान सभी जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें इंस्टीट्यूशंस के बीच में ऐसी चीजें, ऐसी परिस्थितियां बन जाया करती हैं। उससे लोकतंत्र जो है आगे बढ़ता है, मैच्योर बनती है डेमोक्रेसी। तो हमारे देश में भी कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें भारत की संसद और भारत के उच्चतम न्यायालय के बीच में लंबे समय तक एक तरह से टसल या कहें कि संघर्ष की स्थिति रही है। संपत्ति का अधिकार भी एक ऐसा ही मुद्दा है। संपत्ति का अधिकार जो है, अगर 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ तब से अब तक का भारत का संवैधानिक इतिहास देखा जाए तो संपत्ति का अधिकार भी एक ऐसा ही मुद्दा है जिसको लेकर लगातार भारत की सरकार, जिसमें कार्यपालिका है, विधायिका भी है, और सरकार का एक और अंग न्यायपालिका, इनके बीच संघर्ष की स्थिति रही है, यानी टसल की स्थिति रही है। इन दोनों का दृष्टिकोण जो है वो अलग अलग रहा है, इन दोनों की प्राथमिकताएं जो हैं वो अलग अलग रही हैं, या कह सकते हैं कि इन दोनों के संवैधानिक दायित्व अलग अलग रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में, तो एक तरफ तो भारत की विधायिका को देख लेते हैं, भारत की विधायिका संसद, जिसको अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर दे। ठीक है। दूसरी तरफ भारत की न्यायपालिका है जिसके शीर्ष पर मौजूद है उच्चतम न्यायालय। तो संपत्ति के अधिकार को लेकर भारत की विधायिका यानी संसद और भारत के न्यायपालिका के शीर्ष पर जो इंस्टीट्यूशन है उच्चतम न्यायालय, उनके बीच में टसल की स्थिति रही है लंबे समय तक, कई दशकों तक। एक तरफ तो विधायिका और दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय, इनके बीच में टसल चली है, यानी संघर्ष, संवैधानिक संघर्ष। हिंसक संघर्ष की बात नहीं हो रही है यहां पे, संवैधानिक संघर्ष। ठीक है बच्चों, कैसे संघर्ष चला, क्या इनमें मतभेद रहे? भारत की जो विधायिका है उसका उद्देश्य था समाजवादी राज्य की स्थापना करना, जैसा कि प्रस्तावना में हम देख चुके हैं। जैसे कि उस समय भारत में कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती थी ज्यादातर समय, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो समाजवादी राजनीति की तरफ उसका झुकाव था। सोशलिस्ट पैटर्न पे वो इंडिया की सोसाइटी को ढालना चाहते थे, जैसा कि 1955 के आबादी सम्मेलन में एक संकल्प प्रस्ताव भी पारित किया गया था। सोशलिस्ट पैटर्न पे इंडिया की सोसाइटी को ढालना, ये उद्देश्य था 1955 की बात अगर करें तो कांग्रेस पार्टी का। तो भारत की जो विधायिका है और विधायिका के माध्यम से भारत की जो कार्यपालिका रही है उस समय, उसका उद्देश्य था समाजवादी राज्य की स्थापना करना, समाजवादी राज्य की स्थापना करना। और समाजवादी राज्य की स्थापना करने का अर्थ है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को लागू करना। अगर समाजवादी राज्य स्थापित करना है तो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को लागू करना होगा, यानी डीपीएसपी को। ठीक है बच्चों, तो बात हो रही है 1990s से पहले की। 1990s जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये वाली पॉलिसी अपनाई गई, एलपीजी और प्राइवेटाइजेशन। ठीक है बच्चों, उससे पहले की बात हो रही है। दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय का उद्देश्य क्या होता है? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, और अगर विशेष रूप से बात करें तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना, यानी फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण करना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय की प्राथमिकता जो है वो फंडामेंटल राइट है, एफआर, और भारत की जो संसद है उसकी प्राथमिकता है डीपीएसपी।
तो यहाँ पे जो है प्राथमिकताओं में अंतर है और इसीलिए संवैधानिक टसल पैदा हो जाता है जो कई दशकों तक चलता रहा। कार्यपालिका और विधायिका प्राथमिकता देती थी डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। ठीक है बच्चों। और उच्चतम न्यायालय क्या करती थी, वो फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करते हुए डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करती थी। तो यही टसल जो है ये कई दशकों तक चलती रही और इसी टसल को हम लोग अब देखेंगे अगली स्लाइड से संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में। ठीक है बच्चों, तो यही टसल अब चलेगी। संपत्ति के अधिकार का संवैधानिक विकास कैसे हुआ ये देख लेते हैं। 2024 तक यात्रा कैसे पहुंची, यानी कोलकाता नगर निगम मामले तक कैसे पहुंचे हम 1950 से जब संविधान लागू हुआ था। तो ये देख लेते हैं संपत्ति के अधिकार का संवैधानिक विकास, जिसकी चर्चा इस एडिटोरियल आर्टिकल में की गई है जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। संपत्ति के अधिकार का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ, इसमें उच्चतम न्यायालय की क्या भूमिका रही, भारत की संसद की क्या भूमिका रही, कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए, कौन कौन से महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों में इस संबंध में चर्चा की गई। सबसे पहले वर्ष 1950 की बात कर लेते हैं। वर्ष 1950 में संविधान जो है वो लागू हुआ। ठीक है बच्चों। और संपत्ति का जो अधिकार था उस समय, संपत्ति का अधिकार वो एक मौलिक अधिकार था, यानी फंडामेंटल राइट था वो उस समय, फंडामेंटल राइट 1950 में। ठीक है बच्चों, मौलिक अधिकार। और वो भारत के संविधान के भाग 3 में शामिल था 2 अनुच्छेदों के रूप में। एक अनुच्छेद था अनुच्छेद 19(1)(f), 19(1)(f) यानी राइट टू लिबर्टी। राइट टू लिबर्टी है ना आर्टिकल 19 में, कई सारे अधिकार हैं, तो उन्हीं में से एक था 19(1)(f) जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था। और इसके अलावा अनुच्छेद 31 में भी राइट टू प्रॉपर्टी से जुड़े हुए ही कुछ प्रावधान थे आर्टिकल 31 में, जिसमें आर्टिकल 31(2) में मुआवजे की बात की गई थी। यानी अगर किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करता है राज्य तो क्या मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजे की बात की गई थी आर्टिकल 31(2) में। ठीक है बच्चों, ये 31(2) आप याद रखना, ये हमारे आज की क्लास के बचे हुए समय में काफी चर्चा में आएगा, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, 1950 की स्थिति ये थी। अब देख लेते हैं 1954 में क्या हुआ। 1954 में एक महत्वपूर्ण फैसला आया भारत के उच्चतम न्यायालय की ओर से 1954 में, और इस फैसले को क्या कहा गया, इस फैसले का नाम था बेला बनर्जी, बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल मामला, बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल मामला। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें आर्टिकल 19(1)(f) यानी यहां जिसकी चर्चा की, और आर्टिकल 31 की व्याख्या की गई उच्चतम न्यायालय के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 19(1)(f) उस समय का और आर्टिकल 31 की व्याख्या की गई। और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 31(2), आर्टिकल 31(2) के शब्द मुआवजा, मुआवजा यानी कंपनसेशन का अर्थ है उतना, उतना जितना संपत्ति के मालिक से लिया गया। यानी राज्य ने जिस व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण किया उसको मुआवजा राज्य देगा उतना जितना संपत्ति के मालिक से लिया गया, उतना। अब यहां पे सीधी सीधी बात नहीं कही गई कि उस समय उस संपत्ति की जो मार्केट वैल्यू थी वो दिया जाएगा, ये बात सीधे सीधे नहीं कही गई। लेकिन इस सेंटेंस का अर्थ क्या है कि राज्य जो है जिस वक्त किसी की संपत्ति का अधिग्रहण करेगा उसको उतना मुआवजा देगा जितना संपत्ति के मालिक से लिया गया। संपत्ति के मालिक से राज्य ने उतनी ही तो प्रॉपर्टी ली जितनी उस समय उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू रही होगी। ठीक है बच्चों, तो कहीं ना कहीं यहां पे जो है राइट टू प्रॉपर्टी के पक्ष में फैसला आया, नागरिकों के राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार के पक्ष में फैसला आया कि मुआवजा जो है वो उतना होना चाहिए जितने की संपत्ति है। यानी एक तरह से इनडायरेक्टली ये कहा कोर्ट ने कि मार्केट वैल्यू दो। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ फिर सरकार को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सरकार के पास उस समय उतने आर्थिक संसाधन भी नहीं थे। भारत उस समय आज़ाद हुआ ही था, वर्ष 1954 की बात चल रही है। और इसके अलावा सरकार को जो है सोशल जस्टिस इम्प्लीमेंट करना था, समाजवादी राज्य की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ना था। तो डीपीएसपी के कई सारे आर्टिकल इम्प्लीमेंट करने थे। आय की, संपत्ति की असमानताओं को कम करना राज्य का दायित्व था डीपीएसपी के अंतर्गत। तो ऐसे में उतना मुआवजा देने की स्थिति में तो सरकार नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो अब सरकार क्या करेगी? विधायिका के माध्यम से वो एक संविधान संशोधन करेगी। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप जो है टसल स्टार्ट होती देखोगे। एक बार यहां पे उच्चतम न्यायालय ने कोई बात कही राइट टू प्रॉपर्टी के फेवर में, उसके बाद जो है संविधान संशोधन करके इस फैसले को निष्प्रभावी बनाया जाएगा। फिर उसके बाद फिर से किसी कोर्ट केस में उच्चतम न्यायालय कुछ और बात कहेगा, फिर संविधान संशोधन किया जाएगा। तो ये टसल अब यहां से स्टार्ट हो रही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसी तरह वर्ष 1955 में यानी अगले ही साल चौथा संविधान संशोधन किया गया। चौथा संविधान संशोधन किया गया और उसमें कार्यपालिका ने संशोधन विधेयक लाकर भारत की संसद के माध्यम से क्या करवाया? आर्टिकल 31(2) में लिखा गया, जोड़ दिया गया कि मुआवजे की पर्याप्तता के प्रश्न पर न्यायालय विचार ही नहीं कर सकता, यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता इस मामले का। ठीक है बच्चों, तो यहां पे एक तरह से ये समझिए आप कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका के माध्यम से पलटवार कर रही है, अपने फेवर में बात को ला रही है। आर्टिकल 31(2) में संशोधन कर दिया गया और मुआवजे की पर्याप्तता के प्रश्न पर न्यायालय विचार ही नहीं कर सकता, ये कह दिया गया। ठीक है बच्चों, तो अब इस संशोधन के बाद फिर से स्थिति वैसी हो गई कि गवर्नमेंट के फेवर में बात आ गई। अब गवर्नमेंट जो है एक्विजिशन कर सकती थी, मुआवजा कितना देना है नहीं देना है वो गवर्नमेंट के हाथ में बात आ गई फिर से। ठीक है बच्चों, अब फिर से न्यायालय एक और महत्वपूर्ण फैसले में कुछ और बात कहेगा, उसको देख लेते हैं। न्यायालय ने फिर किसी महत्वपूर्ण फैसले में बात कही कि अंतिम मुआवजा जो दिया जाएगा वो न्यायालय के माध्यम से निर्धारित नहीं कराया जा सकता। ये बात तो गवर्नमेंट के फेवर में ही है या कहीं की विधायिका के फेवर में ही है कि न्यायालय जो है उसके माध्यम से निर्धारित नहीं कराया जा सकता अंतिम मुआवजा। लेकिन अब यहां से बहुत महत्वपूर्ण बात शुरू हो रही है, लेकिन विधायिका द्वारा मुआवजे की राशि का निर्धारण करने के लिए जो सिद्धांत, जो आधार या जो पैरामीटर्स अपनाए गए उन पर न्यायालय विचार कर सकता है। यानी न्यायालय ने एक बार फिर से एक घुमा के बात कही, इंटरप्रिटेशन जो है घुमा के किया संविधान के प्रावधानों का, और फिर से बात जो है अपने फेवर में ले ली। यानी फिर से बात जो है राइट टू प्रॉपर्टी के फेवर में ले आए कि भाई मुआवजा तो निर्धारित करेगी गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ने मुआवजा किस आधार पर निर्धारित किया, कौन से सिद्धांत हैं, कौन से पैरामीटर अपनाए गए जिसके आधार पर मुआवजे की राशि तय की गई, उसकी जांच जो है न्यायालय कर सकता है। तो न्यायालय ने एक तरह से फिर से जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर अपने हाथ में ले ली राइट टू प्रॉपर्टी के मामले में। ठीक है बच्चों, तो यहां आप देख रहे हैं कि एक तरफ संसद संशोधन करके कुछ कह रही है और उसके उल्टे फिर जो है कोर्ट जो है अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से न्यायिक निर्णय दे रही है। आगे बढ़ते हैं। फिर जो है फिर से संविधान संशोधन किया गया वर्ष 1971 में, 25वां संविधान संशोधन, 25वां। इसके माध्यम से क्या किया गया, सरकार ने सोचा कि ये जो मुआवजा वाला शब्द है ना, जो आर्टिकल 31(2) में लिखा हुआ है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसको बार बार जो है अलग शब्दों में, अलग अर्थों में जो है न्यायालय व्याख्यायित कर रहा है, इसको ही हटा देते हैं, मुआवजा शब्द ही हटा देते हैं। तो यही किया गया 25वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1971 में। आर्टिकल 31(2) में संशोधन किया गया और मुआवजा जो शब्द था उसको ही हटा दिया गया, मुआवजा शब्द हटा दिया गया और उसके स्थान पर जो नया शब्द लाए वो था राशि। राशि शब्द लिख दिया गया, यानी कि अमाउंट, अमाउंट शब्द लिख दिया गया। ठीक है बच्चों, ताकि मुआवजा शब्द हट गया, राशि यानी अमाउंट शब्द आ गया। तो उससे उद्देश्य क्या था यहाँ पे ये संशोधन करने का, कि न्यायालय का इस संबंध में हस्तक्षेप जो है उसको रोका जा सके।
यानी राइट टू प्रॉपर्टी के मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप रोका जा सके, इसलिए मुआवजा शब्द ही हटा दिया और उसकी जगह राशि यानी अमाउंट शब्द लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है आपको? अब इसका परिणाम ये हुआ कि ये जो शब्द है राशि यानी अमाउंट, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा था अब तक सुप्रीम कोर्ट ने, तो यहां पे राशि अमाउंट की पर्याप्तता का जो प्रश्न है वो अब न्यायिक पुनरावलोकन का मुद्दा नहीं रहा 1971 के 25वें संविधान संशोधन के बाद। ठीक है बच्चों, तो यहां एक संविधान संशोधन के माध्यम से फिर भारत की संसद ने जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी के केस में जो संवैधानिक स्थिति थी उसको अपने फेवर में कर लिया। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप टसल देख रहे हैं ना, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टसल, ये बड़ी ही रोचक होती हैं और कई मुद्दों पर हुई हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, कई सारे प्रश्नों के उत्तर इसके आधार पर लिखे जाएंगे और डेमोक्रेसी की समझ आपकी विकसित होगी, आप मैच्योर डेमोक्रेसी के रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनोगे। ठीक है बच्चों, तो वर्ष 1971 की स्थिति ये होगी। उसके बाद अब किसका नंबर है टसल के हिसाब से? अब सुप्रीम कोर्ट का नंबर है। तो फिर क्या हुआ, वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामला आया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। ठीक है बच्चों, इसमें उच्चतम न्यायालय ने 25वें संविधान संशोधन को वैध माना, यानी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, 25वां संविधान संशोधन वैध है। ठीक है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? उच्चतम न्यायालय ने कहा, यहां से पढ़ते हैं एक बार इसको, कि न्यायालय ने कहा कि राशि यानी अमाउंट की पर्याप्तता के प्रश्न का निर्धारण न्यायालय के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ये बात भी ठीक है, ये बात भी जो है मतलब संसद को या सरकार को सुनने में अच्छी लगी होगी, उसी पक्ष को दोहराया कि न्यायालय राशि यानी अमाउंट की पर्याप्तता कि वो सफिशिएंट है या नहीं उसके प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन यहां पे फिर जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक ऐसी बात कह दी जिससे फिर संवैधानिक स्थिति पलट गई। लेकिन उसने कहा कि वे सिद्धांत, वे पैरामीटर जिनके आधार पर यह मुआवजा यानी राशि अमाउंट तय किया जाता है न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। यानी अमाउंट हम नहीं देखेंगे कि सफिशिएंट है या नहीं है, हम ये देखेंगे कि जिस आधार पर अमाउंट निर्धारित किया गया वे आधार कैसे हैं, क्या हैं, क्या वे तर्कसंगत हैं। यानी एक तरह से घुमा के कहने वाली बात है, लेकिन संवैधानिक स्थिति फिर वही होगी कि न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन आ गया मामला मुआवजे का। तो ये होगी बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की। फिर से नंबर आएगा पार्लियामेंट का। अब यहाँ पे पार्लियामेंट ने क्या किया कि 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में बहुत बड़े चेंजेस कर दिए राइट टू प्रॉपर्टी के मामले में। इससे पहले की स्थिति यानी 1950 से 1979 तक, क्योंकि ये 1979 का जो संशोधन है ये 1979 में लागू हुआ था, अगले साल 1979 में। तो 1950 से 1979 तक की स्थिति ये थी कि संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार था, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद संपत्ति का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है बच्चों, और 1979 से 2024 यानी वर्तमान तक की स्थिति यही है। और इसमें क्या किया गया कि आर्टिकल 19(1)(f) उसको तो बना दिया गया आर्टिकल 300(a). ठीक है बच्चों, और आर्टिकल 31 जिसके अंदर ही आर्टिकल 31(2) के अंतर्गत मुआवजे की चर्चा थी उसको पूरा डिलीट कर दिया गया। यानी आर्टिकल 31 को पूरा डिलीट ही कर दिया गया, यानी मुआवजा भी समाप्त, अमाउंट शब्द भी समाप्त। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 31 पूरा डिलीट और आर्टिकल 19(1)(f) को हटा दिया गया भाग 3 से यानी मौलिक अधिकारों से, और उसको ले गए भाग 12 में। भाग 12 में ले जाकर उसको आर्टिकल 300(a) बना दिया गया जरूरी चेंजेस के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया राइट टू प्रॉपर्टी के मामले में 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1978 में। ठीक है बच्चों, फिर और कई सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए जिससे संवैधानिक स्थिति और परिवर्तित हुई इसी मामले में। सबसे पहले देख लेते हैं, वर्ष 1986 में एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामला आया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कानून को वैध
होने के लिए न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए। यानी कि अगर 300 कै के अंतर्गत भी कानून बनाया जाता है किसी की संपत्ति के अधिग्रहण के लिए, तो उसको 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए कानून को। एक तो वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, एक वो निष्पक्ष होना चाहिए, और एक वो तर्कसंगत होना चाहिए। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला था। किस तरह के कानून होने चाहिए? न्यायपूर्ण हो, निष्पक्ष हो और तर्कसंगत हो। इसका क्या प्रभाव पड़ा ये देख लेते हैं। इसका प्रभाव ये पड़ा कि यद्यपि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था उस समय 1986 में, लेकिन वह कानून जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जाता है, उसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 की संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। समझ रहे हो बच्चों? यानी कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्लियर है। कानून के अंतर्गत ही संपत्ति ली जा सकती है, लेकिन यहां कानून के ऊपर ही कई सारी कंडीशन लगा दी गई, कानून से ही कई सारी एक्सपेक्टेशंस रख ली गई। क्या एक्सपेक्टेशन है? कि कानून, वह कानून जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति ली जाएगी, उस कानून को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 यानी इन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो संवैधानिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने वाला होना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो कानून से ही कई सारी एक्सपेक्टेशन रख ली गई, संवैधानिक एक्सपेक्टेशंस। उसके बाद वर्ष 2003 में एक और फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ। ठीक है बच्चों? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार केवल संवैधानिक अधिकार ही नहीं है, बल्कि मानवाधिकार भी है। इस फैसले में कहा गया कि संपत्ति का जो अधिकार है वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मात्र ही नहीं है, वो मानवाधिकार भी है, वो ह्यूमन राइट भी है। तो इस बात से क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार का जो कद है वो और बढ़ा। संपत्ति का अधिकार जो 300 कै में है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 कै 300 ए में, उसका कद और बढ़ा। ठीक है बच्चों? तो कई सारे फैसले ऐसे आए 44वें संविधान संशोधन के बाद, जिससे संपत्ति के अधिकार का कद बढ़ा, उसका महत्व बढ़ा। और उसके बाद जो है वर्ष 2020 में फिर एक फैसला आया, बी के रविचंद्र बनाम भारत संघ मामला। इसमें उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 301 का कंपैरिजन कर दिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ। भारत के संविधान के लगभग काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है अनुच्छेद 21, फंडामेंटल राइट। 21 के साथ कंपैरिजन करके आर्टिकल 301 का कद और ज्यादा बढ़ा दिया उच्चतम न्यायालय ने। ठीक है बच्चों? तो हालांकि 301 के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है, लेकिन लगातार उच्चतम न्यायालय के फैसलों के बाद एक के बाद एक उसका कद बढ़ता चला गया, उसका महत्व बढ़ता चला गया। और इसी प्रक्रिया में महत्व बढ़ते बढ़ते फिर ये फैसला आया है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, यानी 2024 में। 2024 में ये फैसला आया, कोलकाता नगर निगम मामला, जिसके आधार पर यह आर्टिकल लिखा गया है, जिसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो आपने ये देखा कि कैसे 1950 से यात्रा शुरू हुई संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक यात्रा, और कैसे वो 2024 तक पहुंची। और इस बीच में जो है उच्चतम न्यायालय और भारत की संसद के बीच टसल यानी संघर्ष, संवैधानिक संघर्ष की स्थिति रही। कई सारे संविधान संशोधन किए गए, उनको पलटने के लिए कई सारे न्यायिक निर्णय लाए गए। उन न्यायिक निर्णयों को निष्प्रभावी बनाने के लिए फिर से कई सारे संविधान संशोधन किए गए, और अंतिम रूप से राइट टू प्रॉपर्टी का कद जो है वो बढ़ता चला गया। और स्थिति यहां पहुंच गई कि संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत 7 उप अधिकारों को शामिल कर लिया गया, यानी ये घोषित कर दिया लगभग 2 सप्ताह पहले, यानी मई 2024 में उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता नगर निगम मामले में कि संपत्ति का जो अधिकार है आर्टिकल 300 कै के अंतर्गत, उसके अंतर्गत नागरिकों के ये 7 उप अधिकार भी आते हैं। यानी कोई भी कानून जो बनाया जाएगा इस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत जिससे किसी को उसकी संपत्ति से वंचित किया जाएगा, तो उस कानून को ऐसा होना चाहिए कि वो इन सभी 7 शर्तों को पूरा करता हो अच्छे से।
ये सभी नागरिकों के अधिकार हैं जिन नागरिकों को उनकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। और अगर इन सातों में से एक भी शर्त ऐसी है जिसको पूरा नहीं करता है वो कानून, तो उस कानून को न्यायालय में संवैधानिकता के प्रश्न पर चुनौती दी जा सकती है। इतने महत्वपूर्ण है ये सात के सात उप अधिकार। इनमें से एक का भी अगर पालन नहीं करता है वो कानून जो किसी को उसकी संपत्ति से वंचित करने जा रहा है, तो वो नागरिक जो है ये कह सकता है कोर्ट में कि ये कानून जो है ये असंवैधानिक है, उसकी संवैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में इस आर्टिकल के जो लेखक हैं, संपादकीय के जो लेखक हैं, वो ये कहते हैं कि इस फैसले के बाद, कोलकाता नगर निगम मामले के बाद, संपत्ति के अधिकार की स्थिति जो है काफी मजबूत हो गई है। एक तरह से वो पुरानी स्थिति में बात पहुंच गई है। जो बेला बनर्जी के मामले में बात हुई थी ना कि किसी को मुआवजा अगर दिया जाएगा तो वो उतना ही दिया जाएगा जितनी संपत्ति उससे ली गई, यानी एक तरह से मार्केट वैल्यू ही दी जाएगी और कुछ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वही न्यायपूर्ण हो सकती है, वही तर्कसंगत हो सकती है। तो कुल मिलाकर इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राइट टू प्रॉपर्टी का जो संवैधानिक स्टेटस है वो काफी मजबूत हो गया है, काफी ऊंचा उठ गया है, और वो काफी महत्वपूर्ण है सिविल सेवा परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए कि इसके क्या परिणाम निकलेंगे, क्या क्या हुआ है, कोर्ट ने क्या कहा, गवर्नमेंट अब क्या करेगी, संसद अब क्या करेगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा आर्टिकल था, काफ़ी उसमें संविधान संशोधन अधिनियमों की चर्चा थी, कुछ आर्टिकल्स की चर्चा थी। वो आर्टिकल जो है उनकी संख्या आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, जो हमारी आज की स्लाइड्स हैं इसकी PDF आपको मिल जाएगी रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, रोजगार विद अंकित मोबाइल ऐप से, सॉरी मैं यूट्यूब चैनल बोल गया। ठीक है बच्चों, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और एक बार जरूर पढ़ लेना इसको, ये काफ़ी महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, कल मिलते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों को आप इंजॉय कीजिए, मैं भी देखता हूँ क्या चल रहा है। नमस्कार।